हाँ जी, वेलकम बैक टू एक्सेल एकेडमी गो लाइव क्लासेस। मैं शशांक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम बायोलॉजी का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है नर्वस सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। और नर्वस सिस्टम में हम सभी को पता है क्या आता है, हमारा ब्रेन। तो बिल्कुल आज हम अपने ब्रेन के बारे में पूरी की पूरी स्टडी करेंगे। जितने भी नए व्यूअर्स अभी हमारे चैनल पर आ चुके हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप हमारे ज़रूर लास्ट वीडियो लेक्चर देखिए, तभी आपको पता लगेगा कि हमारा कंटेंट कैसा है और हमारी कोशिश कितनी है आपको एक कामयाब बनाने की। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारे ही वीडियो लेक्चर्स बेहद पसंद आएंगे और इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारा चैनल भी ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, एक अच्छी उम्मीद के साथ आज हम फिर से अपने इस टॉपिक नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। समझते हैं हम ह्यूमन माइंड यानी कि हमारे दिमाग के बारे में, खोलते हैं इसके वो चिट्ठे जो कि हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं नर्वस सिस्टम की। जैसे कि मैंने आपको लास्ट बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर में बताया था कि बायोलॉजी का अर्थ ही क्या है, सजीव विज्ञान। और सजीव विज्ञान, सजीव का मत अर्थ क्या होता है, जो चीज़ें लिविंग है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और जो चीज़ें लिविंग है उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता है कि वहीं पे या तो रेस्पिरेशन होती है, जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया, या फिर एक्सक्रीशन का प्रोसेस, या फिर डाइजेशन का प्रोसेस, या फिर ग्रोथ, या फिर रिप्रोडक्शन। तो जब ऐसी चीज़ें किसी भी चीज़ में हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसे कहते हैं सजीव, यानी कि वो क्या है, लिविंग है। और लिविंग क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं, है ना। और प्लांट्स वाले का पार्ट को हम बॉटनी कहते हैं, लेकिन हमने स्टार्ट करा था ह्यूमन सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, नर्वस सिस्टम में हम सभी को पता है क्या आता है, ब्रेन आता है, यानी कि हमारा दिमाग आता है। और ये दिमाग, नर्वस सिस्टम जो है वो किससे बना हुआ है, नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारा नर्वस सिस्टम बना है। स्पाइनल कॉर्ड जो गर्दन के पीछे से जाती है, एक नर्व वो होती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं मेरा रज्जु। आप बेफिक्र रहिए क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा की तरह आज भी आपको केवल और केवल वीडियो लेक्चर यानी कि ऑडियो पर ध्यान देना है, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा दावा है। तो नर्वस सिस्टम बना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में। और स्पाइनल कॉर्ड्स हमारी कितनी होती है, 13 होती है लेफ्ट साइड, 13 होती है राइट साइड, यानी कि 26 हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स होती है। अब हम बात करते हैं स्कल की, यानी कि हम सभी को पता है कि ब्रेन जो है वो खोपड़ी के अंदर है ना। जो हमारा स्कल है उसके अंदर ब्रेन है, और खोपड़ी के अंदर 1.5 लीटर से 2 लीटर तक ब्लड रहता है। 1.5 लीटर से 2 लीटर तक ब्लड रहता है। और अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन में 20% ऑक्सीजन और ग्लूकोज रहता है। 20% ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है ब्रेन कंज्यूम करता है, और उसके बाद 20% ये रहता है हमारी बॉडी का। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें ब्रेन के वेट की, तो ब्रेन का जो वेट है ये बनावट के ऊपर है। तो मेल में जो ब्रेन का वेट है वो कितना है, 1450 ग्राम है, और फीमेल में जो है वो 1350 ग्राम है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं में ब्रेन कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल शरीर की बनावट के हिसाब से है। ठीक है, ब्रेन का जो वेट है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ब्रेन में हमने आपको बता ही दिया है। तो ब्रेन की जो यूनिट होती है, ब्रेन का जो इकाई कह सकते हैं या यूनिट कह सकते हैं, वो होता है न्यूरॉन। जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं तंत्र कोशिका। तो इसका जो एसआई यूनिट ब्रेन का होता है वो होता है न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या है, ये एक सेल है। और आरबीसी के बाद, आरबीसी क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं आरबीसी। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं आरबीसी। और जो न्यूरॉन है ये सबसे लार्जेस्ट सेल है। न्यूरॉन जो है ये सबसे लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी है, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी है। ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन हमारे ब्रेन से लेकर हमारे फुट तक जाता है, न्यूरॉन इतना लार्ज होता है। ठीक है, ये काफ़ी लार्जेस्ट सेल है। इसके बाद देखिए, जो ब्रेन है
न्यूरॉन, न्यूरॉन के बारे में हमने आपको बताया। अब देखिए जो ब्रेन है, ब्रेन के 3 पार्ट्स है, ठीक है। वो कैसे हैं? फोर ब्रेन, ठीक है, उसके बाद मिड ब्रेन, जी, उसके बाद हाइंड ब्रेन, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, इसको मध्य मस्तिष्क और इसको पीछे का भाग, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोट्स में बाकायदा हिंदी में भी मेंशन है, तो कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका हिंदी मीडियम है उनको भी ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा, कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमने जो इसकी ब्रेन के बारे में स्टडी करनी है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे, यानी हिंड ब्रेन से। हिंड ब्रेन के हम कुछ पार्ट लिखते हैं। नंबर ए पे हम लिखते हैं पोन्स, ठीक है। हिंदी में भी यही नाम है, इंग्लिश में भी यही है। ये है ऑब्लंगाटा, मेड्यूलो ऑब्लंगाटा इसका नाम होता है, बट हमने यहाँ पे ऑब्लंगाटा लिखा है। इसके बाद सी है सेरेबिलम, ठीक है। मिड ब्रेन में हम कोई भी पार्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे इसके पार्ट। यहाँ पे आएगा थैलेमस, फिर बी पे हम लिख सकते हैं हाइपोथैलेमस, और थर्ड पे यानी कि सी हम लिख सकते हैं सेरेब्रम। ध्यान देंगे कि इस साइड जो होता है वो सेरेबेलम होता है, जबकि इस साइड सेरेब्रम हमने लिखा है, ठीक है। यही मेन कंफ्यूजन रहता है कहीं। चलिए अब हमने जो स्टार्ट करना है वो यानी कि हिंड ब्रेन से स्टार्ट करना है। हिंड ब्रेन के भी लास्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे जो कि क्या है, सेरेब्रम है। तो बिल्कुल अब हम यहीं से टॉपिक को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे और वहाँ से लेकर यानी कि हम फोर ब्रेन तक पहुँच जाएंगे। तो पहले हम हिंड ब्रेन का पार्ट जो है वो क्या है, सेरेबेलम, ठीक है। इसको अनुमस्तिष्क भी कहते हैं हिंदी में, सेरेबेलम। सेरेबेलम की बात हम करें तो इसको कहा जाता है इंटेलिजेंट माइंड, इंटेलिजेंट माइंड यानी कि बुद्धिमान दिमाग। इसके बाद इसी को कहा जाता है ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ। इसके बाद सेरेब्रम हमारी बॉडी को बैलेंस भी करता है, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी के ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी में भी मदद करता है। इसके बाद नंबर थर्ड अगर बात करें तो ये स्पीकिंग पावर, स्पीकिंग पावर पे भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करता है, स्पीकिंग पावर। अब देखिए यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कैसे बैलेंसिंग ऑफ बॉडी और कैसे स्पीकिंग पावर। आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादातर शराब का सेवन करते हैं, यानी कि जो लोग ज़्यादा लिक्विड शराब का सेवन करते हैं, जब वो हद से ज़्यादा ही शराब पीते हैं तो क्या होता है, उनका जो बैलेंसिंग ऑफ बॉडी है वो बिगड़ जाता है ना। वो कहीं भी इधर उधर उनके पैर जो है डगमगाते हैं, और जो उनकी बोलने की स्पीकिंग पावर है उस पर भी उनका नियंत्रण नहीं रहता, यानी कि वो नियंत्रण खो देते हैं। यही इसीलिए ये जो सेरेब्रम का पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब भी आप शराब ज़्यादा पीते हैं तो अल्कोहल इफेक्ट करती है सेरेब्रम को। और मसल मूवमेंट, मसल मूवमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेरेब्रम। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि जो शराबी व्यक्ति होता है वो क्या होता है, कहीं भी एक तो गिर जाता है, उसका बॉडी का बैलेंस नहीं होता। अच्छा दूसरी बात क्या, कि वो हाथ किसी और दिशा में लाता है बट किसी और दिशा में जाता है। तो मसल मूवमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपका सेरेब्रम। तो कितना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सेरेब्रम का। और ध्यान रखेंगे कि अल्कोहल इसी पार्ट को इफेक्ट करती है। चलिए अब हम बात करते हैं इससे ऊपर वाले पार्ट की, जो कि हमने आपको लिखवाया था हिंड ब्रेन में ही, मेड्यूला ओब्लंगाटा। जी बिल्कुल, इसका पूरा नाम है मेड्यूला ओब्लंगाटा। मेड्यूला ओब्लंगाटा ये क्या करता है, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन में मदद करता है। अब आप कहेंगे बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या, जैसे कि डाइजेशन या फिर एक्सक्रिएशन, ठीक है, इसमें मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 कैटेगरी होती है वाइटल प्रोसेस, ठीक है, अब वाइटल प्रोसेस। और नंबर 2 होती है एसेसरी रिएक्शन, एसेसरी रिएक्शन। अब देखिए जो वाइटल प्रोसेस है वो कैसे प्रोसेस है जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण
बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब वो क्या हो सकते हैं, हमारी हार्ट बीट। हमारी हार्ट बीट क्या पॉसिबल है रोकना? नहीं सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हार्ट बीट के बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, हाँ बिल्कुल, ये रेस्पिरेशन हम रोक सकते हैं, बट ज़्यादा रोकोगे ना तो ऊपर चले जाओगे, ये इसका मतलब ये भी रोक नहीं सकते। उसके बाद हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, इसके बाद डाइजेशन। अब जो खाना है वो हम पचा सकते हैं, क्या वो हमारे हित में है कि हम पचाएं? वो तो जैसे हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि जैसे हम खाते हैं अपने आप ही डाइजेशन के प्रतिक्रिया में चला जाता है। तो ऐसे कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि वाइटल होते हैं। अच्छा, दूसरा एक एसेसरी रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि स्नीजिंग। स्नीजिंग यानी कि छींकना। छींक आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, ध्यान दिया होगा आपने, जब भी कहीं कोई बाहर जाता है हम कहते हैं यार छींक को कंट्रोल कर लो। अगर नहीं कंट्रोल कर पाते तो हम क्यों कहते हैं, है ना? इसका मतलब छींक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लो जी, कंट्रोल हो गई। उसके बाद ब्लिंकिंग ऑफ आइज। अब आप कहोगे ब्लिंकिंग ऑफ आइज सर ये तो कंट्रोल में नहीं है, बट ये भी कंट्रोल में है भाई। देखो, जब आप सोते हो क्या आपकी आइज ब्लिंक करती है? नहीं करती। मतलब कि जब आप सोए, ब्लिंकिंग ऑफ आइज भी आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद बर्फ, ये क्या होती है? डकार। इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना? तो ये जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी, हालांकि आपको नोट्स में काफ़ी हद तक चीज़ें और भी ज़्यादा दी गई हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये वीडियो लेक्चर में सिर्फ मेरा काम समझाने का है, आपको हर एक चीज़ में समझा दूँ। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसे होते हैं हमारे एसेसरी रिएक्शन। ठीक है, और ये होते हैं हमारे वाइटल रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद ही हमने पार्ट लिखा था इसके ऊपर, कौन सा? पोन्स का। ठीक है, PONS, पोन्स। अब पोन्स क्या करता है? पोन्स, इसका फर्स्ट काम तो ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है। ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है। इट कंट्रोल द ब्रीथिंग रेट। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन कब लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड कब छोड़नी है, ऑक्सीजन कब लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कब छोड़नी है। ये नेचुरली हमारे अंदर एक प्रोसेस चलता रहता है, इसके ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान नहीं देते। तो ये जो है पोन्स, इसके लिए जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद पोन्स का दूसरा काम क्या? ये सिग्नल सिग्नल ऑफ पेन ट्रांसफर टू थैलेमस। तो जो सिग्नल होते हैं ना, दर्द के सिग्नल, जैसे कि हमारी स्किन है, हमारी स्किन पे कोई भी पे चींटी काट लेती है, कुछ भी हो जाता है, हमें एक दर्द का सिग्नल मिलता है। वो सिग्नल कौन पास करता है? वो पोन्स ही पास करता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, यानी कि हमने सेरेब्रम, फिर मेडिलो ओब्लंगाटा, फिर पोन्स, और अब हमारा हाइंड ब्रेन कंप्लीट हो चुका। अब हम चलेंगे मिड ब्रेन में। मैंने मिड ब्रेन को सेंटर में रखा था, तो मिड ब्रेन। ठीक है, अब मिड ब्रेन की बात करते हैं। तो मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन सेंसरी ऑर्गन है। क्या है? सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या है भाई? जो चीज़ें सेंस कर सकती है वही हमारी सेंसरी ऑर्गन होती है। जैसे कि नोज स्मेल के लिए, टंग टेस्ट के लिए, आईज देखने के लिए, ईयर सुनने के लिए, तो ये सारी की सारी ही सेंसरी ऑर्गन्स है। तो इनको कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, मेनली इसका अगर हम देखें तो ये जो है आईज एंड ईयर्स को कंट्रोल कर कर रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई बुरी बात है तो सुनाएगा नहीं, सुनाएगा सब कुछ। उसका काम ही यही है कि जब भी कोई ऐसी साउंड आए आपको प्रॉपर उसका रिएक्शन बताए, यानी कि आप तक उसके सिग्नल पहुंच जाए, यही इसका काम है। ठीक है, तो ये होती है सेंसरी ऑर्गन। अब हम आ चुके हैं हमारे मेन पार्ट। मेन पार्ट तो वैसे देखिए वो आपका हिंड ब्रेन होता है, बट फोर ब्रेन जो आगे वाला हिस्सा है, अगर मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन। इसमें हमने आपको पार्ट बताए थे थैलेमस। हाँ जी, अब इस थैलेमस का काम क्या है? मिड ब्रेन का काम क्या था? सेंस करना। थैलेमस का काम क्या है? थैलेमस का काम है, जैसे कि आपकी टंग है, ठीक है, नोज है, ईयर्स है, आईज है,
इनके सिग्नल्स को कैच करना, इनके सिग्नल्स को कैच करना, कंट्रोल करना काम है मिड ब्रेन का, लेकिन सिग्नल्स को कैच करना काम ही किसका है, थैलेमस का। और फोन क्या करता है, दर्द के सिग्नल भी भेजता है। इसका मतलब हम यहाँ पे स्किन भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे स्किन भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। वो कौन सा था, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, हाइपोथैलेमस का काम छोटा सा ही है, और वो केवल क्या है, पेन सिग्नल को बॉडी में ट्रांसफर करना, पेन सिग्नल्स को बॉडी में ट्रांसफर करना, यानी कि जहाँ से वो दर्द शुरू हुआ है वहीं पे ही उस दर्द का प्रभाव डालना, ये काम होता है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, हाइपोथैलेमस का ये काम होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेरेब्रम। यहाँ पे क्या था, सेरेब्रम। अब सेरेब्रम क्या है, सेरेब्रम क्या है, सेरेब्रम के अंदर 5 लोब्स होती है। ठीक है, सेरेब्रम के अंदर 5 जो है लोब्स है। अब उन लोब्स के बारे में हमें पढ़ना बेहद जरूरी है। ठीक है, 5 लोब्स है। फर्स्ट लोब है फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या करती है, जैसे कि थिंकिंग पावर, सोचने की शक्ति, थिंकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि सराउंडिंग कैचर, सराउंडिंग कैचर। ठीक है, अब देखिए इन सभी का मतलब क्या है, फ्रंटल लोब का काम है कि आपको सोचने की शक्ति देती है। फ्रंटल लोब का ही काम है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है। जैसे कि जिस भी माहौल में आप बैठते या उठते हैं उस माहौल को कैच करता है, और यही अर्थ है सराउंडिंग कैचर का भी। ठीक है, तो मैंने दोनों टर्म्स यहाँ पे लिख दी है, आपको कैसे भी पूछी जाए उसका अर्थ ही क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपके आसपास की सराउंडिंग को कैच करता है और आपको बताता है कि आप किस माहौल में और कैसे आप क्या मतलब कि फॉलो करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, और आपको ध्यान होगा कई बार एक डिजीज़ होती है एमपीडी, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये डिजीज़ भी जब ही होती है जब आपकी फ्रंटल लोब खराब होती है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये डिजीज़ भी जब ही होती है जब आपकी फ्रंटल लोब खराब होती है। अब कैसे होगी, मान लीजिए आपकी फ्रंटल लोब खराब है, अब आप जिस माहौल में उठ रहे हैं बैठ रहे हैं आप उसको कैच ही नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा तौर तरीकों का कि आपने कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे किसी से बात करनी है। तो यही काम होता है एमपीडी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लोब आती है हमारी पेरिएंटल लोब। पेरिएंटल लोब। अब पेरिएंटल लोब का काम क्या होता है, पेरिएंटल लोब का काम होता है आपकी थिंकिंग पावर को और ज़्यादा इंक्रीज करना और तर्क शिक्षा को इंक्रीज करना। ठीक है, थिंकिंग पावर, लेकिन यहाँ पे हम थिंकिंग पावर में विशेष रूप से लिखेंगे मैथ्स को, और तर्क शिक्षा क्या होती है, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग की पावर को इंक्रीज करता है, यानी कि आपके मैथ्स को रीजनिंग को इंक्रीज करता है। जितना आप मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ही आपके न्यूरॉन डेवलप होएगा। ठीक है, उतना ही डेवलपमेंट होगी न्यूरॉन्स की। तो इसीलिए हम कहते हैं आप मैथ्स को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, रीजनिंग को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। खाली समय में जब भी आप है कुछ ना कुछ ऐसा काम करिए जिसमें आपका ब्रेन ज़्यादा यूटिलाइज होता है, इससे क्या होता है आपके न्यूरॉन डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। अब जो ये टेम्पोरल लोब है इसका क्या काम है, टेम्पोरल लोब का काम ये है कि देखिए आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपने टिकट लिया हरिद्वार का, सपोज करिए आपको चंडीगढ़ से हरिद्वार जाना है। ठीक है,
वो ट्रेन लेकिन वाराणसी तक जाती है। अब किसी ने आपको नहीं बताया कि आपका हरिद्वार स्टेशन आ गया है, बट फिर भी नेचुरली आपको एक फिक्र लगी रहती है कि यार मेरा स्टेशन निकल ना जाए। एग्जैक्टली यही काम है टेम्पोरल लोब का। टेम्पोरल लोब ही आपको बताती है कि आपने कहाँ तक की यात्रा करनी है, यानी कि आपके दिमाग में ना एक अलार्म टाइप का फिट कर देती है टेम्पोरल लोब, और टेम्पोरल लोब से ही आपको पता लगता है कि भाई मेरा स्टेशन निकल ना जाए, मुझे तो उतरना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होती है टेम्पोरल लोब। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस डिस्टेंस डिसाइडर। ठीक है, तो एक तरीके का डिस्टेंस डिसाइडर होता है आपका टेम्पोरल लोब। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लोब की तरफ, वो है ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब का काम क्या होता है? ऑक्सीपिटल लोब का काम क्या होता है? ऑक्सीपिटल लोब का काम होता है ड्रीम फॉर्मेशन। ड्रीम फॉर्मेशन। ठीक है, ड्रीम फॉर्मेशन काम होता है आपके ऑक्सीपिटल लोब का। ड्रीम फॉर्मेशन का अर्थ सभी को पता है, हम सारे के सारे ही सपने देखते हैं, लेकिन यहाँ से एक पॉइंट राइज होगा। वो पॉइंट क्या है भाई? कुछ तो सपने हमें रहते हैं ध्यान जो हमने देखे, और कई बार आपने देखा होगा आपको सपने ऐसे भी आते हैं जो कि आप भूल जाते हैं कुछ टाइम बाद। यानी कि सुबह उठते ही आप कहेंगे मैंने कुछ सपना तो देखा था, बट क्या देखा था वो भी भूल चुके हैं। होता है ना ऐसा? तो ये काम ऑक्सीपिटल लोब का है, ड्रीम फॉर्मेशन का। अब होता क्या है ड्रीम फॉर्मेशन में, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है हाइपो कैंपस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैंपस का अर्थ क्या होता है? स्टोरेज करना। यानी कि यहाँ पे होती है स्टोरेज, तो ये स्टोरेज पार्ट ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है। स्टोरेज यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है जो फ्रंटल लोब थी हमारी, जो आपको मैंने नंबर 1 पे करवाई थी फ्रंटल लोब, वहाँ पे हम ये चीज़ लिखना भूल गए थे कि फ्रंटल लोब में आपकी मेमोरी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फ्रंटल लोब में आपकी मेमोरी फॉर्मेशन भी होती है, और मेमोरी फॉर्मेशन जब होती है ना तो उसको स्टोर करने की भी ज़रूरत है। अब कई बार क्या होता है जब हम सपने देखते हैं तो उसकी मेमोरी फॉर्मेशन नहीं हो पाती, यानी कि फ्रंटल लोब में वो नहीं हो पाता कैच। ठीक है, जब फ्रंटल लोब में नहीं होगा तो वो स्टोरेज पार्ट में जाएगा कैसे? और यही कारण होता है कि कुछ सपने आपको ध्यान रहते हैं और कुछ सपने आपको ध्यान नहीं रहते। तो हाइपोकैम्पस क्या है? स्टोरेज पार्ट ऑफ अ ब्रेन। स्टोरेज पार्ट ऑफ अ ब्रेन। ठीक है, स्टोरेज पार्ट। ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो ये तो हमने सारे के सारे ब्रेन के पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब थोड़ा सा कुछ हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। वो एक्स्ट्रा क्या है? जस्ट आपका मैं ज़्यादा नहीं, बस 2-3 मिनट्स और दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डोपामाइन। अभी डोपामाइन क्या होता है? डोपामाइन एक ना ग्रीन कलर का केमिकल है, ग्रीन कलर का लिक्विड केमिकल है, और ये ना ये नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है, ग्रीन कलर का लिक्विड केमिकल है और ये नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही है। ये बनता प्रोटीन से है। ठीक है, अब होता क्या है जब डोपामाइन डोपामाइन जब आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं। और ड्रग्स किस लिए यूज़ करा जाता होगा? अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना? तो डोपामाइन क्या होता है? ग्रीन कलर का लिक्विड केमिकल है जो कि हमारे न्यूरॉन के साथ पूरी बॉडी में रहता है। ठीक है, पूरी बॉडी के साथ ही रहता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर भी कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर, हम इसे न्यूरो ट्रांसमीटर भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूरॉन के साथ पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है। उसके बाद हम इसको जो है सेटिस्फैक्ट्री हार्मोन भी कहते हैं। सेटिस्फैक्ट्री हार्मोन। ठीक है, अच्छा इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। लव हार्मोन, लव हार्मोन। अब देखो लव हार्मोन का मतलब क्या है? इसको हम लव हार्मोन और सेटिस्फैक्ट्री हार्मोन क्यों कहते हैं? तो मैंने बताया था आपको कि कुछ लोग जो है ड्रग्स लेते हैं। अभी हमने आपसे एक पॉइंट छेड़ा था, ड्रग्स का मतलब क्या है? जब देखिए वो व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करता है ना तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसकी वो नीड पूरी हो जाती है जिसको लेके वो, जिसको सोच के वो ड्रग्स लेता है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा। अगर हम देखिए डेली लाइफ में एक एग्जांपल है, सैरिडोन है। ठीक है, मेडिसिन सारी ड्रग्स होती है, हम सभी को पता है। सैरिडोन है, अब सैरिडोन को लेते ही ना आपका सर दर्द ठीक हो जाता है। ओके है, वेल फाइन, सैरिडोन को लेते ही आपका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन जब भी दर्द होता है आपके सर में तो आप कहते हैं कि यार मुझे सैरिडोन दे दो, मेरा दर्द ठीक हो जाएगा।
ऐसा नहीं है, साइटोन नहीं लेंगे तब भी दर्द आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या है कि आपको ड्रग्स की आदत पड़ चुकी है, एडिक्शन ऑफ ड्रग्स आप हो चुके हैं। इसीलिए हम कहते हैं मेडिसिन का सेवन कम से कम करें, उसके अंदर ड्रग्स होता है। तो मेडिसिन का सेवन जितना कम करेंगे उतना ही आप अपनी बॉडी को भी फिट रख पाएंगे। अभी डोपामाइन क्या होता है, जो लिक्विड होता है ना, ये गाढ़ा हो जाता है, मेडिसिन देते हैं तो ये लिक्विड गाढ़ा हो जाता है, और जब ये गाढ़ा हो जाता है तो हमें सेटिस्फाई दे देता है उस चीज़ के रिगार्डिंग, जिससे हमें संतुष्टि नहीं मिलती होती। ठीक है, और अब इसी को लव हार्मोन भी कहते हैं। साइडोन से क्या हुआ, आपको प्यार हो गया, आपको क्या हुआ, प्यार हो गया साइटोन से। अब आप क्या करते हैं, जब भी यार सर में दर्द हुआ साइटोन दे दो। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल हम अगर लें तो लव हार्मोन ऐसे भी कहते हैं। सपोज करिए आपको पता है कि उस चीज़ के मिलने से मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, उस चीज़ के मिलने से मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। चीज़ कुछ भी हो सकती है, एक्सपाइजेड कुछ भी हो सकती है, जैसे ही आपको वो चीज़ मिलती है आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, नेचुरली हमारी बॉडी में है, बट आप उससे छेड़छाड़ करके उसको गाढ़ा मत करिए, यानी कि मेडिसिन का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। ठीक है, इसीलिए हम इसको न्यूरो सेटिस्फैक्ट्री हार्मोन और लव हार्मोन भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपना लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे हमारे ऐसे ही नेक्स्ट अपने इम्पोर्टेंट कोई खास वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गो लाइफ क्लासेस एक्सेल एकेडमी को देखते रहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।